नमस्कार दोस्तों, सुल्तान के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज जिस सुल्तान की हम चर्चा करने वाले हैं वह दिल्ली सल्तनत के सबसे सर्वोत्कृष्ट सुल्तानों में से एक साबित हो सकती थी। उसमें एक उच्च कोटि के शासक होने के सभी गुण व्याप्त थे। वह एक निर्भीक शासिका थी, वह एक कूटनीतिक थी, साहसी थी, परंतु उसमें एकमात्र अवगुण जो व्याप्त था उसने उसके समस्त गुणों को शून्य कर दिया, और वह अवगुण था उसका महिला होना। जी हां, आपने सही समझा, महिला होना। आज जिस सुल्तान की हम चर्चा करेंगे उस सुल्तान का नाम है रजिया सुल्ताना। रजिया का जन्म सन 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। उसके पिता इल्तुतमिश इस समय भारत के अगले सुल्तान बन चुके थे। वह बचपन से ही अपने पिता की दुलारी थी। अपने विभिन्न गुणों के कारण उसके पिता उससे बहुत स्नेह करते थे। इल्तुतमिश के बड़ा बेटा नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो उसका उत्तराधिकारी भी था, 1229 में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात अब इल्तुतमिश के समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ वह यह था कि उसका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। इल्तुतमिश अपने बाकी पुत्रों से बहुत ही ज्यादा निराश था, इसलिए उसने रजिया को अपना अगला उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। माना जाता है कि अपनी ग्वालियर आक्रमण से पूर्व उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, और इसके लिए उसने अपने मुशरिफ उल मुमालिक ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर को एक मानपत्र निर्मित करने का भी आदेश दिया था। परंतु उस समय दिल्ली के विभिन्न सूबेदारों और इल्तुतमिश की बेगम शाह तुर्काना के षड्यंत्रों के कारण यह निर्णय वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो अगला सुल्तान बनता है वह उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज था। रुकनुद्दीन फिरोज ने दिल्ली सल्तनत को ठीक से संचालित नहीं कर पाया। उसके प्रयासों से दिल्ली सल्तनत में पूर्ण रूप से अव्यवस्था व्याप्त हो गई। वह एक भोग और विलासी शासक था। उसके समय समस्त शासन गतिविधियां उसकी मां शाह तुर्काना ने हथिया ली थी। मां और बेटे की इस जोड़ी ने दिल्ली सल्तनत की स्थिति को डामाडोल बना दिया। इस स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह उत्पन्न हुए, जिसमें बदायूं, मुल्तान, झांसी, लाहौर और अवध प्रमुख रूप से जल उठे थे। ऐसी स्थिति में रुकनुद्दीन फिरोज ने इन विद्रोहों को दबाने के लिए दिल्ली छोड़ने का फैसला किया। अब यह स्थिति रजिया के पक्ष में थी। रजिया एक दोपहर जामा मस्जिद की नमाज के उपरांत दिल्ली की जनता के समक्ष आती है और अपने पिता की अंतिम इच्छा जाहिर करती है, जिसमें उसके पिता ने उसे सुल्तान के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया था। दिल्ली की जनता, जो पहले से ही रुकनुद्दीन फिरोज की गतिविधियों से त्रस्त हो चुकी थी, रजिया के इस निर्णय को स्वीकार करती है और उसे अब दिल्ली का अगला सुल्तान बनाने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार रजिया दिल्ली की अगली सुल्तान के रूप में स्थापित हुई। हालांकि यह एक रजिया के लिए चुनौतियों से भरा समय था। आरंभ में ही विभिन्न प्रकार के विद्रोह का उसे सामना करना पड़ा, जिसमें जो सबसे प्रमुख विद्रोह था वह तुर्क नूरुद्दीन के अंतर्गत करामती एवं अहमदिया संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा किया गया था। रजिया ने अपनी कूटनीतिक चालों से इस विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की, परंतु चुनौतियां भी समाप्त नहीं हुई थीं। एक अबिसीनियन दास जलालुद्दीन याकूत के प्रति अनुचित कृपा दिखाने के लिए विभिन्न तुर्की तुर्की सहयोगियों ने उसका विरोध करना आरंभ कर दिया। रजिया ने जलालुद्दीन याकूत को अपना अमीर अखूर या अश्वशाला का प्रधान बना दिया था। रजिया के
खिलाफ या विरुद्ध बने इस गुट का नेतृत्व लाहौर के इक्तेदार कबीर खां कर रहा था और उसका साथ सरहिंद का इक्तेदार अल्तूनिया कर रहा था। विद्रोह का आरंभ कबीर खां ने किया और जिसको आगे जाकर अल्तूनिया ने तबरहिंद में भी आरंभ कर दिया। रजिया के समक्ष स्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण थीं। वह अपनी समस्त सेना लेकर इन विद्रोह को दमन करने के लिए दिल्ली छोड़ने को तैयार होती है, परंतु मार्ग में ही जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया भी इन विद्रोहों को दबाने में असफल साबित हुई। अल्तूनिया ने रजिया को गिरफ्तार कर लिया और अपने संरक्षण में रख लिया। दूसरी तरफ दिल्ली के सरदारों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना दिया। रजिया के लिए स्थिति विकट होती जा रही थी, परंतु उसने साहस नहीं छोड़ा। अपनी इस स्थिति को ठीक करने के लिए उसने अल्तूनिया के साथ विवाह कर लिया और एक ऐसी सेना निर्मित की जिसे लेकर वह पुनः दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निकली। परंतु सल्तनत की मुख्य सेना का सामना करने में वह असफल साबित हुई और आरंभिक चरण में उसे पराजय मिली। परंतु रजिया ने अभी भी हौसला नहीं छोड़ा था। वह पुनः सेना निर्मित करती है और अपने पति अल्तूनिया के साथ पुनः आक्रमण करने का फैसला करती है। परंतु इसी बीच 1240 ईस्वी में कैथल के निकट कुछ डकैतों द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई। इस प्रकार रजिया का जो अभियान था वह असफल साबित हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि एक ऐसी सुल्तान जो दिल्ली के सल्तनत की योग्य सुल्तानों में से एक साबित हो सकती थी, असफल साबित हुई। परंतु उसकी असफलता केवल उसकी असफलता नहीं थी, उसकी असफलता उस समय के समाज के रीति रिवाजों की असफलता थी, जिसके अंतर्गत पुरुष एक स्त्री को अपनी सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं कर सके। अगर रजिया सुल्तान अपने अभियानों में सफल हो चुकी होती तो संभव था कि दिल्ली सल्तनत या कहें उस समय के इस्लामी जगत की स्थिति ही पूरी तरीके से बदल चुकी होती, क्योंकि रजिया के उपरांत किसी भी महिला शासका का नाम संपूर्ण मध्यकाल में इस्लामी जगत में हम नहीं देखते हैं। रजिया उस काल की एक श्रेष्ठ महिला थी। उसकी जो उपाधि है उम्दत उल निस्वा, उसको यह साबित कर रही थी। उम्दत उल निस्वा जिसका अर्थ है एक ऐसी महिला जो अन्य महिलाओं के लिए एक उदाहरण थी। वास्तविक रूप से वह एक उदाहरण थी, जितने अपने शौर्य, अपने कौशल, अपनी निर्भीकता, अपने साहस के दम पर वह कर दिखाया जो अन्य महिला उस समय नहीं कर सकती थी। रजिया का पतन सल्तनत के लिए दहलाने वाला रहा, क्योंकि उसके उपरांत जो अन्य सुल्तान आए उन्होंने सल्तनत की स्थिति को संभालने में असफल प्रयास किया। इसके उपरांत आने वाले सुल्तानों की चर्चा हम आने वाले एपिसोडों में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।